यस। एंड टीवी में तो लोग जो हैं आपको, आपके किरदारों को अपने ड्राइंग रूम्स में, अपनी डिनर टेबल्स में खाना खाते हुए देखते हैं और उनको ऐसे महसूस करते हैं कि हाँ, ये हमारे ही घर के सदस्य हैं शायद। तो वो एक इंटीमेसी बिल्ड होती है। बिल्कुल होती है। जी। तो उन किरदारों को निभाने के लिए हमें उस किरदार जैसा बनना पड़ता है। जहाँ मैंने कहीं बहुत रिच रोल किया है, तो अगर मेरे कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग्स वैसी रही हैं, तो मैंने एक भिखारी का रोल भी किया है, जहाँ मैं बच्चे चुरा के ले जाती हूँ। तो उस लुक में मुझे वैसा ही दिखना था, तो उसमें जैसे थिएटर का बड़ा हाथ रहता है कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर पाते हो। कि कपड़े अगर मान लो आपको उस तरह से नहीं भी दिए गए हैं, तो आप अपने कपड़ों को अगर थोड़ा-सा मैला कर लूँ या साड़ी को मैं ऐसे करके बाँध लूँ, तो मैं कैसी लगूँगी। अगर कोई हाउसवाइफ़ किचन में काम कर रही है और अगर हाउसवाइफ़ ही मेरा कोई रोल देख रही है ऐसा कि वो अपने आप को उससे मुझसे अटैच कर रही है कि हाँ, ये मेरी जैसी हाउसवाइफ़ है, तो वो किचन में कैसे काम कर रही होगी, ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, मैं मेरी अपनी इमेजिनेशन है कि अगर वो हाउसवाइफ़ होगी तो वैसे काम कर रही होगी। तो मुझे ऐसे काम करते देख के वो अपने से मुझसे रिलेट कर लेगी मुझे। जी। तो वो तो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर ड्राइंग रूम में बैठ के मुझे एक रिच लेडी देख रही है और मेरा कोई वैसा रोल देख रही है, तो मुझे वैसा ही लगना चाहिए। उसमें हर चीज़ का रोल है, उसमें मेरी कॉस्ट्यूम, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, हर चीज़ काम आती है और फिर मेरा पोस्चर, मैं कैसे बैठूँगी वहाँ, कैसे खड़ी होंगी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक कभी-कभी स्पॉन्टेनियस भी होता होगा ना, जैसे आपने बोला कि मुझे ऐसा सोचना पड़ता है कि सपोज़ इट्स अ साड़ी का पल्लू। अब कोई अगर हाउसवाइफ है तो एक होममेकर कैसे उस साड़ी के पल्लू से रिलेट करेगी? डू यू थिंक ये कभी-कभी स्पॉन्टेनियस भी होता है या ये हमेशा एक फिक्स डिसीजन होता है नहीं, कि नहीं, फिक्स डिसीजन नहीं है, इट्स ऑलवेज़ स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जो एक्टर्स जैसे मेथड एक्टिंग करते हैं, वो जी, ज़रूर पहले फिक्स होके आते हैं कि हाँ, मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमाऊँगा और ऐसे ही जी, करूँगा। बट मेरा तो एक्सटेम्परे है, जैसे जहाँ पे जैसा आ गया, उस टाइम जो दिमाग में आ गया, जी। उस हिसाब से कर लिया। ये बहुत आई थिंक जब आपने बोला कि मैं बहुत लाइक आई जस्ट गो विद द फ्लो आई ऑलमोस्ट जस्ट लाइक गो विद द फ्लो, या। मैम मुझे ऐसा लगता है इंस्टिंक्ट ना ट्रेन्ड होती है। जैसे ये भी होता आपने है। जो थिएटर वाली बात कही। देखो, इट्स ऑलवेज़ एक्टिंग इज़ ऑब्जर्वेशन, जी। है ना? अब मैंने अगर कल को मुझे आप जैसे एंकरिंग करनी पड़े और मुझे एक्टिंग करनी है, तो मे बी यहाँ तो मैं आपके जैसे बैठना चाहूँगी या मेरे साथ मैंने और भी जो इंटरव्यूज़ किए हैं, उनको भी मैंने नोटिस किया है कि हाउ दे सिट एंड देन हाउ दे टॉक। आप किसी एक किरदार की बात कर सकते हैं जहाँ आप जब ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मे बी ये आपको किताबों से नहीं मिलता, ये शायद आपको आपकी टीम से भी इनपुट नहीं मिलता, पर इस पर्टिकुलर किरदार को जब आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको कोई ऐसा नुआंस दिखा होगा एंड यू नो यू प्रोबब्ली हैड अ स्माइल ऑन योर फेस कि दिस इज ये माय तो टच बिकॉज़ आई सॉ इट। मैंने कभी-कभी कुछ चुराया भी है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, एक मेरा जो साथ निभाना साथिया ही था शो, जी, तो आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड एज़ अ वेरी पॉजिटिव लेडी इन दैट। जी, गोपी की माँ बड़ी पॉजिटिव होती जी, है। जी। और फिर जैसे टीवी सीरियल्स लंबे चलते हैं और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, उनको भी कुछ ऐसे धमाकेदार चीज़ें देनी होती हैं, तो मुझे सडनली वन फाइन डे नेगेटिव बना दिया गया। तो अब नेगेटिव बनने पे लीप लिया तो मुझे चश्मा दे दिया, क्योंकि ऐसे दिखाया कि कुछ साल निकल चुके हैं, हुँ, तो मुझे चश्मा दे दिया। और चश्मा देने के बाद वन फाइन डे मुझे बोला गया कि आप अब नेगेटिव भी हो, दिखते पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। तो मैं, क्या किया जाए? फिर मैंने रजनीकांत सर को थोड़ा-सा चश्मा पहनती थी तो मैं बड़ी पॉजिटिव होती थी हाँ। और चश्मा उतारते से ही फिर तो तो लोगों ने वो बड़ा पसंद किया, वो उस चीज़। किरदार की इंस्पिरेशन रजनीकांत जी से आई? हाँ, कहीं उनका चश्मा, मुझे मेरे डायरेक्टर बोलते थे, "जिस दिन आपका मरने का सीन आएगा ना, मैं आपका चश्मा वहीं फेंकवाऊँगा।" रजनीकांत की तरह। एंड पीपल डोंट रियली कनेक्ट दिस इन दिस। नहीं, हो सकता है लोगों ने कनेक्ट किया भी हो, हाँ, वो बातें मुझ तक नहीं पहुँची, बट जी, मैंने वहीं से लिया था ये। अच्छा, चश्मे का जो था ना, ये चश्मा यूँ करके उतरता था। जी, जैसे एक तो आपने चश्मा यूँ प्लेनली उतार दिया, जी। उसमें मेरा चश्मा जो था ना, यूँ यूँ फ्लिप करके उतरता था और मैं नेगेटिव हो जाती थी उसमें फिर। एंड दिस इज़ सो एंड जैसे ही कोई वापस सामने आ गया और मुझे वापस पॉजिटिव होना, तो फट से फ्लिप करके पहना चश्मा, हाँ, वो हम पॉजिटिव हो गए फिर। डू यू थिंक ये चश्मा इसीलिए था बिकॉज़ ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए। आप सबसे ज़्यादा अपनापन या सच्चाई आप खुद कहाँ महसूस करती हैं? मैं सबसे ज्यादा सच्चाई तो एक्टिंग में महसूस करती हूँ। जी। इसमें मुझे सब चीजें मिल जाती हैं। कोई चेंज था जो आपने महसूस किया था अपने आप में कि व्हिच प्रॉम्प्टेड कि हाँ, मतलब कुछ तो मेरी लाइफ में लैकिंग है, शायद दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू फॉर माय सेल्फ, वो किस तरीके से पुश हुआ था मैम? नहीं, इट्स नॉट दैट कि आई कुछ लैकिंग था,
बट हाँ, क्यों उनका कहना ये था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, मेरी मदद जो है वो खुद भी इंडिपेंडेंट रही हैं, मेरी माँ भी रही हैं, तो मेबी उन्होंने दुनिया मुझसे ज़्यादा देखी है। जी, तो उनके हिसाब से उन्होंने ही मुझे वो बोला सबसे पहले कि तुम वापस काम स्टार्ट करो। जी, तो मुझे थोड़ी घबराहट थी उस टाइम, क्योंकि जब मुझे काम मिला था, मुझे हमेशा हर काम प्लेटर में मिला था। जो पहला शो मिला वो भी मेरे सामने ऐसे आ गया। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, कहीं गई नहीं किसी से मिलने। उसके बाद भी जो वन ए मतलब एक के बाद एक बार मिलते चले गए अपने आप। मैं कभी किसी के पास गई नहीं लेने कि हाँ, मुझे काम चाहिए। यहाँ पे मुझे जाना था कि अरे मैं हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ, मुझे प्रूव करना था कि हाँ, मुझे काम चाहिए। लोग मुझे कहाँ भूल चुके थे 8-10 साल में। तो वो मेरे लिए मुश्किल ज़रूर टाइम था, बट विद एवरीबॉडीज़ सपोर्ट, अगर मम्मी मुझे उस टाइम नहीं बोलती, मेरी सास जो हैं, शायद मैं आज यहाँ आपके सामने हम दोनों नहीं बैठे होते। उसके बाद बॉम्बे आके जी, कि सारे ऑफिसेज़ में जाना, अपने पोर्टफोलियो कराना, उसके बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ मुझे फेस पे बड़ी बुरी मार लगी थी। तो एक किसी भी आदमी के लिए फेस में आँख, जी। नाक और होंठ इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे सारी चोटें यहीं लगी थी ओह माय और गॉड! होंठ ठीक होने में तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था। ओह माय गॉड! तो वो भी मेरे लिए क्या था कि अब मैं वापस शायद काम ना कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा फेस मुझे ख़राब लगता था अपना कि हुँ, हुँ। एक यहाँ पे एक कट है, या ये नोज़ पे ये है, ये यहाँ से बीच में से उठ गई है जो। होंठ पे मेरे करीब 32 टू 40 स्टिचेज़ हैं, जो आपको शायद अभी यू कैन नॉट मेक आउट, बट मेरे डॉक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने इतने बारीक स्टिचेज़ लगाए हैं, बट मुझे समहाउ थोड़ा डिफरेंट तो लगता ही है अपना फेस, बट उतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो मेरे लिए ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि पता नहीं इस फेस के साथ मुझे दोबारा काम मिले या ना मिले। दूसरा, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। तो फिर ये था कि मदर के रोल्स ही करने हैं, और मेरी एज थी उस टाइम 36। तो सब बोलते थे, "अरे यार! आप मदर में तो सूट करोगे नहीं, अब आप छोटे हो।" तो मैं अपनी एज बताया करती थी 40-42, ताकि मुझे काम मिले। जो अगर हम रामायण की बात करें, तो अपने आप में एक पूरा मुद्दा है मंदोदरी। वो एक मंदिर है मेरी नज़रों में। हाँ। एंड जो रावण की पत्नी का जो रोल है, नाउ इट इज़ सच अ लेयर्ड कैरेक्टर बिकॉज़ हम हर साल रावण दहन करते हैं। एंड जब वो विलाप करती है, वो वन ऑफ द मोस्ट फेल्ट जो इमोशंस है वो है। तो जो आप भी देख रहे होंगे रावण दहन एंड ऑल, तो हाउ डिड यू अंडरस्टैंड हर लव? आप उस कैरेक्टर की उस इंटीरियर उसमें कैसे आप गए? देखो, वो उसका जो पति के साथ प्रेम था, वो तो अपनी जगह था ही। जी, पटरानी थी वो रावण की, है ना? और बहुत समझदार थी, ये रावण को भी पता है। जी। पर रावण कहीं भटक गए थे सीता के प्रेम में, हुँ, है ना? मंदोदरी को समझ में आ रहा था, वो मंदोदरी बार-बार जाके कहती भी है उनसे कि मतलब दिस इज़ नॉट राइट। एक मेरा सीन हुआ भी था जहाँ मैं सीता के पास जाती हूँ, अशोक वाटिका में। मतलब वो बहुत पॉपुलर सीन नहीं है। हमारे रामायण में मेरे ख्याल से वो 100th एपिसोड में आया था वो। व्हेयर आई गो एंड कन्फ्रंट सीता कि तुमको मैं यहाँ से भिजवा देती हूँ कहीं बाहर। तो सीता भी अड़ी हुई थी जी, कि नहीं, मेरे राम आएँगे और मुझे लेके जाएँगे। और मुझे ये पता था कि राम आएँगे तो रावण को जाना ही पड़ेगा। जी, मुझे बहुत क्लियर था ये बात। और ये करते-करते जब भी रावण मेरी बात नहीं समझते हैं, मैं उनसे झगड़ती भी हूँ। एज़ अ वाइफ़ मेरे हमारे झगड़े भी दिखाए गए थे उसमें जी। कि हाउ आई फाइट कि नहीं, आपको ये गलत कर रहे हो, राम श्री राम हैं, मतलब वो भगवान हैं, उनके सामने हम में से कौन टिक पाया है। तो उनको डायरेक्टली भी समझाती हूँ, इनडायरेक्टली भी समझाती हूँ कि ऐसा ना हो कि हमें कोई गलत दिन देखना पड़ जाए। और फिर जब अल्टीमेटली यू एक्टर्स के लिए हाउ डू यू सी इट? डू यू थिंक ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप देखते हैं या फिर एक ऑलमोस्ट एक आपका ये कंस्ट्रेंट भी बन जाता है कैरेक्टर के लिए? हाउ डू यू व्यू दिस? बिकॉज़ लोग अल्टीमेटली स्क्रीन पे एक कैरेक्टर को देख रहे हैं एंड उससे अपनी आस्था जोड़ रहे हैं। अब वो कैरेक्टर एक एक्टर है। जैसा आपने कहा कि पर्सनल लाइफ भी होती है, लाइक यू हैव योर ओन लाइफ, राइट? तो इसको आप कैसे परसीव करती हैं ऐसी आस्था को जो लोग रखते हैं? नहीं, देखो, हर आदमी की अपनी आस्था होती है। आपकी हो सकता है थोड़ी अलग हो मुझसे, जी, मेरी अलग होगी, पर आस्था आपकी भी है, मेरी भी है। मैं कहीं भी आपकी आस्था को हर्ट नहीं कर सकती और मेरी अपनी भी हर्ट ना हो। लेकिन अगर मुझे एज़ एन एक्टर आपकी आस्था को हर्ट नहीं करना है, तो मुझे थोड़ी अपनी साइडलाइन रख के आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा, जी। आपकी आस्था के हिसाब से। तो जो व्यूअर्स की जो आस्था है, उसको तो दिमाग में रखना ही पड़ता है। चाहे वो राइटर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों। क्योंकि भक्ति को भी अगर मैं एक एक्टिंग टेक्निक के हिसाब से देखूँ, हुँ। अब बिकॉज़
टीवी का जो रिलेशनशिप विद कैमरा है और जो सिनेमा का रिलेशनशिप विद कैमरा है वो बहुत अलग इसीलिए है क्योंकि डिस्टेंस। टीवी क्या है, टीवी क्लोज मीडियम एग्जैक्टली। है ना, जी। और फिल्म का जो है वो बड़ा है, बड़ा पर्दा जी। है ना, टीवी का छोटा पर्दा है, उसके हिसाब से एक्टिंग होती है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनके हिसाब से होती है।